Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is New India Literacy Program. हम जानेंगे New India Literacy Program के बारे में. The government had launched a new centrally sponsored scheme, namely New India Literacy Program for implementation during 5 years from the financial year 2022-23 to 2026-27. गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका 5 ईयर का पीरियड रखा गया है. फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2026-27 का इम्प्लीमेंटेशन 5 ईयर का है. कंपोनेंट की अगर हम इसकी बात करें, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन. तो जो इसका कंपोनेंट होगा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन. टारगेट की अगर हम बात करें, ऑल नॉन लिटरेट एज 15 ईयर एंड अबव विथ ए टारगेट ऑफ 5 करोड़ बेनिफिशियरी. सारे जो नॉन लिटरेट है जिनका एज 15 ईयर या उससे अधिक है और इसका टारगेट जो है वो 5 करोड़ बेनिफिशियरी का है. आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? तो डोर टू डोर सर्वे ऑन मोबाइल ऐप, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन थ्रू दी मोबाइल ऐप. डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा मोबाइल ऐप की मदद से और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है मोबाइल ऐप की मदद से. टीचिंग मेथड क्या होगा? तो वॉलंटरिज्म, टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड प्रीडोमिनेंटली ऑनलाइन. वॉलंटरिज्म होगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा और प्रीडोमिनेंटली ये ऑनलाइन होगा. टीचिंग मटेरियल की अगर हम बात करें, टीचिंग रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द दीक्षा प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी, डिसेमिनेशन थ्रू टीवी, रेडियो, सामलिक चेतना केंद्र. जो टीचिंग रिसोर्सेस होगा वो अवेलेबल होगा दीक्षा प्लेटफॉर्म में एनसीईआरटी के. डिसेमिनेशन किया जा सकेगा टीवी, रेडियो या सामलिक चेतना केंद्र के माध्यम से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक. पहले भी कंसीडर कर रखा है इस टॉपिक हम लोगों ने, पीआईबी को रूझे जानेंगे. अंडर द एजिस ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड 11 मेंबर G20 एक्सपर्ट ग्रुप ऑन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक हैज बीन कंस्टिट्यूटेड. इंडिया का जो G20 का प्रेसिडेंसी है उसके नेतृत्व में 11 मेंबर का G20 एक्सपर्ट ग्रुप जो है स्ट्रेंथन करने के लिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को इसको गठित किया गया. तो उसमें कितने मेंबर है? 11 मेंबर है. व्हाट इज एमडीबी? मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है क्या? Multilateral Development Bank is a financial institution established by multiple member country and fall under international law. Example: International Monetary Fund, World Bank, Asian Development Bank, etc. जो आपका मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया है मल्टीपल मेंबर्स कंट्री के द्वारा और ये आता है इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत, जैसे कि आपका आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, कुछ ऐसा ही. फोकस एरिया की अगर हम बात करें तो हाउ कैन वर्ल्ड बैंक एंड अदर बॉडी कंट्रीब्यूट टुवर्ड क्लाइमेट फाइनेंस, क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग एंड एलडीसी टू मेक ए स्मूथ ट्रांजिशन टू लोअर कार्बन एमिशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन ग्रोथ. तो इसका फोकस एरिया होगा कि किस तरीके से जो वर्ल्ड बैंक या अदर बॉडीज है वो कंट्रीब्यूट कर सके क्लाइमेट फाइनेंस में, जो कि काफी जरूरी है डेवलप करने के लिए और एलडीसी के लिए एक स्मूथ ट्रांजिशन लाने के लिए लोअर कार्बन एमिशन की ओर बिना कंप्रोमाइज किए हुए ग्रोथ को. ऑब्जेक्टिव क्या है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक का? Stabilizing the global financial system during the time of crisis, providing long-term financing, providing lower cost financing, etc. इसका ऑब्जेक्टिव है कि स्टेबलाइज किया जाए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को क्राइसिस के दौरान, प्रोवाइड किया जाए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को, प्रोवाइड किया जाए लोअर कॉस्ट फाइनेंसिंग को. प्रॉब्लम क्या है? करेंटली एमडीबी आर डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्री, वर्ल्ड बैंक बाय यूएसए, आईएमएफ बाय यूरोपियन यूनियन एंड एडीबी बाय जापान. They impose conditionally in loan. There is a lack of transparency and accountability. अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है इसको डोमिनेट किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, जैसे कि वर्ल्ड बैंक को डोमिनेट कौन करता है? तो यूएसए, आईएमएफ को यूरोपियन यूनियन और एशियन डेवलपमेंट बैंक को जापान, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. इस कारण वो जो है कंडीशनलिटी लगाते हैं लोन के ऊपर और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की भी कमी रहती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट फ्रॉड बाय स्टॉक ब्रोकर. फ्रेमवर्क की बात कही गई है ताकि प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉड को स्टॉक ब्रोकर के द्वारा. तो जानेंगे इसके बारे में. सेबी द मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया हैज अप्रूव्ड सेवरल प्रपोजल फॉर बूस्टिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इकोसिस्टम एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड मार्केट अब्यूज बाय स्टॉक ब्रोकर. सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है भारत का, उसने अप्रूव किया है बहुत सारे प्रपोजल को बूस्ट करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इकोसिस्टम को और रोकने के लिए फ्रॉड को और मार्केट अब्यूज को स्टॉक ब्रोकर के लिए. एंडिंग परमानेंट डायरेक्टरशिप, एंड करने की बात कही गई है परमानेंट डायरेक्टरशिप को. सेबी हैज एंडेड द प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल होल्डिंग परमानेंट डायरेक्टरशिप ऑन बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी. सेबी ने समाप्त कर दिया है जो प्रैक्टिस था इंडिविजुअल होल्डिंग परमानेंट डायरेक्टरशिप का बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी से. दिस मूव एम्स टू बूस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनकरेज द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु कैन प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव व्यू. ये जो मूव है इसका मकसद है बूस्ट करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और इंकरेज करना अपॉइंटमेंट को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, जो कि प्रोवाइड कर सके ऑब्जेक्टिव व्यू को.
फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट फ्रॉड, जो फ्रेमवर्क की बात कही गई है ताकि रोका जा सके फ्रॉड को। सेबी हैज पुट इन प्लेस अ फॉर्मल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मार्केट अब्यूज बाय स्टॉक ब्रोकर। सेबी ने लाया है एक फॉर्मल मैकेनिज्म को ताकि रोका जा सके फ्रॉड को और मार्केट अब्यूज को स्टॉक ब्रोकर के द्वारा। ये जो स्टेप है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सेफगार्ड करेगा इन्वेस्टर के मनी को मिसयूज से होने से स्टॉक ब्रोकर के द्वारा। प्राइवेट इक्विटी फंड एज स्पॉन्सर ऑफ म्यूचुअल फंड, जो आपका प्राइवेट इक्विटी फंड है स्पॉन्सर ऑफ म्यूचुअल फंड के लिए सेबी हैज अप्रूव्ड अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू अलाउ प्राइवेट इक्विटी फंड टू बिकम स्पॉन्सर ऑफ म्यूचुअल फंड। सेबी ने अप्रूव कर दिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जो कि अलाउ करता है प्राइवेट इक्विटी फंड को कि वो बन सकता है स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड के लिए। दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू डिपेंड द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। ये जो मूव है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डिपेंड करेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भारत में। ESG disclosure. SEBI has given it note to norms for environment, social and governance disclosure by listed company. सेबी ने अपना नोट दे दिया है जो नॉर्म्स है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस डिस्क्लोजर का लिस्टेड कंपनी के लिए। दिस स्टेप इज एक्सपेक्टेड टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड इंकरेज रेस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट बिहेवियर। ये जो स्टेप है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बढ़ाएगा ट्रांसपेरेंसी को और इंकरेज करेगा रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट बिहेवियर को। Fund blocking facility. SEBI will introduce a fund blocking facility for secondary market transaction similar to the one used for initial public offering. SEBI जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा फंड ब्लॉकिंग फैसिलिटी को सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन के जैसा कि आपका होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के दौरान। इस मेजर्स का मकसद है कि सेफगार्ड किया जा सके इन्वेस्टर को मनी को मिसयूज होने से स्टेक होल्डर के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा $750 बिलियन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट। तो जानेंगे पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। Prime Minister Sri Narendra Modi had lauded the people of India for achieving over $750 billion in export in the 75th year of India's independence. Prime Minister Sri Narendra Modi ने कांग्रेचुलेट किया है जो पीपल है भारत के उनको, क्योंकि अचीव किया गया है $750 बिलियन का एक्सपोर्ट 75th ईयर ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस के दौरान। India's goods and service export touched an all-time high of $422 billion and $254 billion respectively in 2021-22. इंडिया का जो गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट है वो टच किया है ऑल टाइम हाई को। इंडिया का जो गुड एक्सपोर्ट है वो आपका $422 बिलियन का है, जबकि सर्विस $254 बिलियन का है 2021-22 के समय पे। इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है मैक्सिमम यूएसए को 18% शेयर है, उसका यूएई को 6%, चाइना को 5%, उसके बाद बांग्लादेश है। तो सबसे ज्यादा भारत किसको एक्सपोर्ट करता है ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का टारगेट क्या है, तो $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का भारत का टारगेट है 2030 तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गामा रे बर्स्ट GRB। हम जानेंगे गामा रे बर्स्ट के बारे में। Astronomer recorded the brightest gamma ray radiation even in October 2022, causing disruption in radio signal on Earth and cutting across our solar system. एस्ट्रोनोमर ने रिकॉर्ड किया था ब्राइटेस्ट गामा रे रेडिएशन को अक्टूबर 2022 के समय पे, जिसके कारण डिस्ट्रप्शन आया था रेडियो सिग्नल पे अर्थ के और इसने कट कर दिया था हमारे सोलर सिस्टम का जो कनेक्शन था रेडियो सिग्नल के साथ। द रेडिएशन पल्स नेम GRB 221009A वाज ए बर्थ क्राई ऑफ ए ब्लैक होल एंड लास्टेड 5 मिनट। और जो आपका रेडिएशन पल्स था जिसका नाम था GRB 221009A, ये एक बर्थ क्राई था ब्लैक होल का जो कि लास्ट किया था 5 मिनट तक। The observation challenged the theory of how GRB jet produce light. The observation has shown unexpected behavior in the radio signal from the afterglow of the burst, which may indicate a completely new emission component. ये जो ऑब्जर्वेशन है इसने चैलेंज कर दिया जो थ्योरी था आपका कि किस तरीके से गामा रे बर्स्ट जेट जो है वो लाइट को प्रोड्यूस करता है। इस ऑब्जर्वेशन ने शो किया अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को रेडियो सिग्नल में, जो कि आफ्टर ग्लो ऑफ बर्स्ट के बाद हुआ, जो कि इंडिकेट करता है कंप्लीटली न्यू एमिशन कंपोनेंट को। गामा रे बर्स्ट Gamma ray bursts are a very bright and powerful explosion of gamma rays, the most energetic form of light. Most gamma ray bursts are caused by massive star collapsing into black hole or by merging of two neutron star. जो गामा रेस बर्स्ट है ये वेरी ब्राइट और पावरफुल एक्सप्लोजन ऑफ गामा रेस के कारण होता है, जो सबसे एनर्जेटिक फॉर्म है लाइट का। ज्यादातर गामा रे बर्स्ट जो है ये आपका मैसिव स्टार कोलैप्सिंग के कारण होता है ब्लैक होल के दौरान, या जब मर्ज होता है दो न्यूट्रॉन स्टार तब देखा जा सकता है। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? They are important to study because they can give us insight into the early universe and the process that drive the most powerful explosion in the cosmos. ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टडी के लिए क्योंकि ये हमें एक जानकारी देते हैं अर्ली यूनिवर्स के बारे में, और जो प्रोसेस जो कि ड्राइव किया था सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन को कॉस्मोस के दौरान उसके बारे में बताते हैं। इससे रिलेटेड जो और न्यूज था, एज पर अ रिसेंट ऑब्जर्वेशन अ सुपरमैसिव ब्लैक होल 100 of thousands to billions of times the sun mass has changed its direction and is directly facing toward us. और एक रिसेंट ऑब्जर्वेशन के अनुसार जो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि आपका 100 of thousands या बिलियंस ऑफ टाइम है सन के मास का, उसने चेंज किया अपने डायरेक्शन को, डायरेक्टली फेस कर रहा है वो अर्थ को। अ ब्लैक होल इज ए रीजन ऑफ स्पेस टाइम वेयर ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग एंड नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप फ्रॉम इट। ब्लैक होल एक ऐसा रीजन है जहां पे स्पेस टाइम में ग्रेविटी इतना ज्यादा मजबूत है कि इवन लाइट जो है वो वहां से एस्केप नहीं कर पाता है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। हम जानेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। इसका स्ट्रक्चर जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, शुगर कंपोनेंट राइबोज, बेसिस जो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। फंक्शन क्या है, तो एमआरएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम की और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ट्रांसफर एमआरएनए, टीआरएनए जो होता है ये डिलीवर करता है एमिनो एसिड को राइबोसोम के लिए, और राइबोसोमल आरएनए जो होता है आरआरएनए ये मदद करता है कैटालाइज करने में प्रोटीन सिंथेसिस को। तो जो फंक्शन है आरएनए का, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए का, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये लेस स्टेबल है, म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा होता है इस पे। रेप्लीकेशन, ये खुद से रेप्लीकेट नहीं करते, इसको आवश्यकता होती है डीएनए टेम्पलेट की। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो ये काम करते हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए कुछ वायरसेस में। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। सिकर कंपोनेंट जो है ये इसका डीऑक्सी राइबोस होता है। अगर हम बेसिस की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। फंक्शन, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए के कंपैरिजन पे। म्यूटेशन रेट इसका कम है उसके कंपैरिजन पे। रेप्लीकेशन, ये खुद से रेप्लीकेट कर सकता है, जबकि आपका वो क्या था, आरएनए नहीं कर सकता था, उसको डीएनए मटेरियल की आवश्यकता थी। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो जो प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म का वो डीएनए ही होता है। वाई डू मोस्ट डेडली वायरस कंटेन आरएनए, क्यों ज्यादातर डेडली वायरस जो है वो आरएनए कंटेन करता है, तो हाई म्यूटेशन रेट के कारण आरएनए वायरस जो है वो चेंज करता है बहुत क्विकली। ये अलो करता है उनको एडेप्ट करना न्यू एनवायरनमेंट को और होस्ट स्पीसीज को, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, एचआईवी हो गया, सार्स-CoV-2 हो गया। रिकॉम्बिनेशन के कारण भी आरएनए वायरस जो है वो एक्सचेंज करता है जेनेटिक मटेरियल को, जिसके कारण जो इमर्जेंस है न्यू स्ट्रेन का वो पॉसिबल हो पाता है, जैसे कि नोरो वायरस हो गया, हेपेटाइटिस सी वायरस, रोटा वायरस। वाइड होस्ट स्ट्रेन, इनका जो होस्ट स्ट्रेन होता है वो काफी ज्यादा बड़ा है। आरएनए वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है बहुत सारे होस्ट को, जिसमें एनिमल और ह्यूमन दोनों ही आ जाते हैं, जिसके कारण ये जूनोटिक डिजीज हो जाता है, जैसे कि इबोला वायरस, जीका वायरस, निपा वायरस। इनका वायरल रोड जो है वो बहुत ज्यादा है। आरएनए वायरस जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है बहुत जल्दी, जिस कारण वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वायरस को, जो कि ओवरवेल्म कर देता है होस्ट के इम्यून सिस्टम को, जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस, डेंगू वायरस, येलो फीवर वायरस। दूसरी तरफ डीएनए जो है वो स्टेबल है, इधर फ्री है, और ये जो है म्यूटेट नहीं करता है इतनी आसानी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अपवर्ड लाइटनिंग। हम जानेंगे अपवर्ड लाइटनिंग के बारे में। Brazilian researcher recently captured high-speed video footage of positive upward discharge of electricity from lightning conductor rod in Sao dos Campos। जो ब्राजीलियन रिसर्चर है उन्होंने अभी हाल ही में कैप्चर किया था हाई स्पीड वीडियो फुटेज को पॉजिटिव अपवर्ड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लाइटनिंग कंडक्टर रोड के मदद से। कहां पे, तो साउ डोज कैंपस में। व्हाट इज अपवर्ड लाइटनिंग, ये अपवर्ड लाइटनिंग होता क्या है? Upward lightning is a phenomenon where lightning streaks develop from tall objects that travel upward toward electrified storm cloud, opposite to normal lightning। जो अपवर्ड लाइटनिंग होता है ये आपका एक फिनोमिनन है जहां पे लाइटनिंग स्ट्रेक जो है वो डेवलप करता है टॉल ऑब्जेक्ट है, जो कि ट्रेवल करता है अपवर्ड की ओर इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म क्लाउड की ओर। ये अपोजिट होता है नॉर्मल लाइटनिंग से। ये होता क्यों है? Upward lightning occurs when there is a tall object such as building or a lightning rod on the ground and there is an electrically charged storm cloud overhead। अपवर्ड लाइटनिंग तब होता है जब कोई टॉल ऑब्जेक्ट जैसे कि बिल्डिंग या लाइटनिंग रॉड हो गया ग्राउंड पे, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकली चार्ज स्टॉर्म क्लाउड अगर उसको ओवरहेड होता है तभी होता है अपवर्ड लाइटनिंग आपका। ये जो टॉल ऑब्जेक्ट होता है ये क्रिएट करता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राउंड के पास, वो इनिशिएट करता है चैनल ऑफ आयोनाइज एयर को, जिसको हम अपवर्ड लीडर कहते हैं, जो कि ऊपर की ओर बढ़ता है क्लॉथ की ओर। When the upward leader connect with a downward moving step leader from the cloud, it complete the circuit and a discharge of electricity flow from the cloud to the ground। और जब ये अपवर्ड लीडर कनेक्ट करते हैं डाउनवर्ड मूविंग स्टेप लीडर के साथ क्लाउड के, ये कंप्लीट करते हैं सर्किट को और डिस्चार्ज कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को क्लाउड से ग्राउंड की ओर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर से। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.